एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो क्या आपको पता है हमारे बॉडी में इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? ग्लूकोज है। और ग्लूकोज कहाँ से आता है? डाइटरी फूड से आता है। लेकिन जब हम प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग पे रहते हैं या फिर इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं या फिर स्टार्वेशन की कंडीशन होती है तो उस टाइम हमारी बॉडी में डाइटरी फूड अनअवेलेबल होता है। तो उस टाइम आपके बॉडी में क्या एनर्जी सोर्स होता है? क्या हमारे बॉडी में कुछ ऐसा मैकेनिज्म है जो कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से कार्बोहाइड्रेट बना दे? एंड आंसर इज एब्सोल्युटली यस। हमारे बॉडी में एक बैकअप सिस्टम होता है जिसके थ्रू नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स ग्लूकोज में, जिसको कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, वो कन्वर्ट होता है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस। सो इन दिस लेक्चर वी will discuss about detailed pathway of gluconeogenesis। each reactions के इंजाइम हम पढ़ेंगे एंड स्पेशली बाईपास रिएक्शन पढ़ेंगे। ग्लूकोनियोजेनेसिस में 3 बाईपास रिएक्शन होते हैं विच इज डिफरेंट फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस। सो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है? ग्लूकोनियोजेनेसिस को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 3 वर्ड से बना हुआ है। फर्स्ट वन इज द ग्लूको, सेकेंड वन इज द नियो एंड थर्ड वन इज द जेनेसिस। ग्लूको का मतलब होता है ग्लूकोज। ग्लूको का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज। नियो की अगर हम बात करें तो नियो का मतलब होता है न्यू एंड जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। सो ग्लूकोनियोजेनेसिस इज बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। न्यू का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे न्यू रिप्रेजेंट कर रहा है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है। सो नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से जब हम ग्लूकोज बनाते हैं तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब डेफिनेटली आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि ये नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स क्या है? नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स क्या हो सकता है? ये आपका हो सकता है पायरुवेट। पायरुवेट के अलावा आपके हो सकते हैं लैक्टेट। लैक्टेट के अलावा आपके हो सकते हैं कुछ अमाइनो एसिड्स। एंड अमाइनो एसिड्स के अलावा भी एक और कंपोनेंट है जिसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। और ग्लिसरॉल फैटी एसिड का जब ऑक्सीडेशन होता है तो उससे बनता है। सो पायरुवेट हुआ, लैक्टेट हुआ, अमाइनो एसिड हुआ, ये सारे के सारे आपके कार्बोहाइड्रेट नहीं है। ये सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट नहीं है। सो दीज आर नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस। और इसी नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेस से हम क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। आपने ग्लाइकोलिसिस पढ़ा होगा। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज जो होता है वो कन्वर्ट होता है 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट में। तो यहाँ पे जो ग्लाइकोलिसिस है, ग्लूकोज से पायरुवेट बनता है, बट मुझे ग्लूकोनियोजेनेसिस में पायरुवेट से ग्लूकोज बनाना है। तो क्या ये जस्ट रिवर्सल है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस का? सो रिवर्सल की अगर हम बात करें तो ग्लाइकोलिसिस टोटल 10 स्टेप में कंप्लीट होते हैं एंड आउट ऑफ 10 स्टेप 7 स्टेप एग्जैक्टली रिवर्सल डायरेक्शन में प्ले करता है इन ग्लूकोनियोजेनेसिस। बट जो 3 स्टेप होते हैं वो रिवर्सल नहीं होते हैं, वो दूसरे एंजाइम के थ्रू रेगुलेटेड होते हैं। और इन तीनों रिएक्शन को हम बाईपास रिएक्शन कहते हैं इन ग्लूकोनियोजेनेसिस। सो सबसे पहले ब्रीफ में हम समझते हैं ग्लाइकोलिसिस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। ग्लाइकोलिसिस टोटल 10 स्टेप में कंप्लीट होते हैं। फर्स्ट वन, ग्लूकोज जो है आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है एंड ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनाने के लिए एक फॉस्फेट ग्रुप डोनर चाहिए और यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप डोनर एटीपी है। एंड इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हेक्सोकाइनेज। नाउ ये जो आपका ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है, यहाँ इसके फॉर्मेशन में एक एटीपी का खर्च हुआ है, एक एटीपी यूटिलाइज हुआ है, क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट स्टेप है जहां पे एटीपी यूटिलाइज हो रहा है, इसीलिए इसको फर्स्ट प्राइमिंग रिएक्शन बोलते हैं। नाउ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बनेगा? फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बोथ आर आइसोमर्स। सो इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करेगा उसको बोलते हैं फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज। नाउ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से क्या बनता है? फ्रुक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट। एंड फ्रुक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट की अगर हम बात करें तो फ्रुक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट के फॉर्मेशन में एक फॉस्फोराइल ग्रुप डोनर चाहिए एंड यहाँ पे भी जो
जो फॉस्फोराइल ग्रुप डोनर होता है वो एटीपी होता है। एंड क्योंकि ये ग्लाइकोलिसिस का सेकेंड स्टेप है जहां एटीपी यूज हो रहा है, इसलिए इसको सेकेंड प्राइमिंग रिएक्शन बोलते हैं। नाउ इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है उसको हम बोलते हैं फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1, और इसको प्यार से PFK1 बोलते हैं। फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज का एक और आइसोफॉर्म होते हैं जिसको PFK2 बोलते हैं, बट ग्लाइकोलिसिस में आपका जो एंजाइम यूज होता है वो PFK1 होता है, PFK2 नहीं होता है। नाउ फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट की स्प्लिटिंग होती है और इनकी स्प्लिटिंग से दो ट्रायोज बनते हैं, ट्रायोज फॉस्फेट। एक को बोलते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और दूसरे को बोलते हैं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट की जो स्प्लिटिंग होती है वो एल्डोलेज एंजाइम के प्रेजेंस में होती है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रुक्टोज 1 फॉस्फेट क्या है, शुगर है, और शुगर की क्या हो रही है, स्प्लिटिंग हो रही है। और ग्लाइकोलिसिस वर्ड का मतलब ही होता है स्प्लिटिंग ऑफ शुगर। सो ये इकलौता पाथवे है जिसके बेसिस पे इस पाथवे का नाम ग्लाइकोलिसिस पड़ा है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट किसी भी कीमत में आपके ग्लाइकोलिसिस के नेक्स्ट पाथवे में इंटर नहीं करता है डायरेक्टली। तो सवाल यहाँ पे यह है कि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट का क्या होगा। डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट आइसोमेराइज होकर ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनाते हैं, एंड इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है उसको हम बोलते हैं ट्रायोज फॉस्फेट आइसोमरेज। नाउ अब आपके पास कितने मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हो गए, 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट हो गए। सो ये पूरा का पूरा प्रोसेस ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का बनना, इसको बोलते हैं प्रीपरेटरी फेज। नाउ ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट 2 मॉलिक्यूल है, तो दोनों मॉलिक्यूल का अब कन्वर्सन होगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट में, और यहाँ पे दो तरह के रिएक्शन होते हैं। फर्स्ट वन इज द ऑक्सीडेशन एंड सेकेंड वन इज द फॉस्फोराइलेशन, और कंबाइंडली इस रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। फॉस्फोराइलेशन के लिए आपको फॉस्फेट ग्रुप डोनर चाहिए, एंड फॉस्फेट ग्रुप डोनर जो यहाँ पे है वो एटीपी नहीं है, वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। क्योंकि 2 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है इसलिए 2 मॉलिक्यूल इनऑर्गेनिक फॉस्फेट चाहिए। नाउ ऑक्सीडेशन के लिए क्या चाहिए, अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो किसी न किसी का रिडक्शन होगा। सो रिडक्शन जो होता है वो NAD+ का होता है और इससे NADH बनते हैं। नाउ 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट का फॉर्मेशन जिस एंजाइम के थ्रू कैटालाइज होता है उसको बोलते हैं ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज, क्योंकि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का हो रहा है। एंड डिहाइड्रोजिनेज मतलब कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वो रिएक्शन वो एंजाइम रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीडेशन को। नाउ 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट की अगर हम बात करें तो ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनाता है। यहाँ पे क्या हुआ, एक फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हुआ, एंड यहाँ पे जो 1,3 बिसफॉस्फेट ग्रुप में हाई एनर्जी बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है, और जब भी हाई एनर्जी बॉन्ड ब्रेक होता है तो उससे एनर्जी निकलते हैं, और उस एनर्जी को यूटिलाइज करता है ADP के फॉस्फोराइलेशन में, और जब ADP का फॉस्फोराइलेशन होता है तो ATP बनता है। सो इस स्टेप को सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, और ग्लाइकोलिसिस का ये फर्स्ट स्टेप है जहां ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। नाउ 3 फॉस्फोग्लिसरेट से बनता है 2 फॉस्फोग्लिसरेट। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो फॉस्फोग्लिसरेट ही है दोनों, लेकिन फॉस्फेट का पोजीशन चेंज हो गया है, यहाँ पे 3rd पोजीशन पे है और यहाँ पे 2nd पोजीशन पे है। तो अब आपको ये सोचना चाहिए कि 3 फॉस्फोग्लिसरेट एंड 2 फॉस्फोग्लिसरेट में सिर्फ फॉस्फेट ग्रुप का पोजीशन चेंज हो रहा है, और वैसे एंजाइम जो पोजीशन चेंज करते हैं उसको हम बोलते हैं म्यूटेज। किसका पोजीशन चेंज हो रहा है, फॉस्फेट ग्रुप का। किसमें पोजीशन चेंज हो रहा है, फॉस्फोग्लिसरेट में। सो यहाँ पे जो एंजाइम होगा फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। नाउ 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट से जो 3 फॉस्फोग्लिसरेट का कन्वर्जन है वो एंजाइम जो रेगुलेट करता है दैट इज फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। नाउ अब ये जो 2 फॉस्फोग्लिसरेट है, 2 फॉस्फोग्लिसरेट में डिहाइड्रेशन होता है और ये बनाता है फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट, और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है उसको हम बोलते हैं इनोलेज। फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट से क्या बनता है, पाइरूवेट। अब यहाँ पे भी हाई एनर्जी बॉन्ड ब्रेक होता है, और जब हाई एनर्जी बॉन्ड ब्रेक होता है तो ATP का फॉर्मेशन होता है थ्रू द फॉस्फोराइलेशन ऑफ ADP।
सो यहाँ पे भी एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है एंड दिस इज द सेकेंड सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सो पूरे ग्लाइकोलिसिस में 2 जगह एटीपी का फॉर्मेशन होता है और ये पूरे स्टेप को बोलते हैं पेओफेज, और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है उसको बोलते हैं पायरूवेट काइनेज। क्या बोलते हैं? पायरूवेट काइनेज। सो 2 फेजेज है। फर्स्ट 5 जो होता है वो प्रिपरेटरी फेज कहलाता है और सेकेंड 5 जो होता है, लास्ट 5 जो होता है वो पे ऑफ फेज कहलाता है। सो दिस इज ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ ग्लाइकोलिसिस। अब ये टोटल कितने स्टेप है? 10 स्टेप है। अब आपको इसी से लिंक करना है ग्लूकोनियोजेनेसिस। टोटल 10 स्टेप है जो ग्लाइकोलिसिस का, उसमें जो 3 स्टेप है वो इरिवर्सिबल स्टेप है और ये 3 स्टेप डिफरेंट होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस में, और इस स्टेप को बोलते हैं बाईपास रिएक्शन इन ग्लूकोनियोजेनेसिस। सो हम बेसिकली इन्हीं 3 स्टेप को डिस्कस करेंगे इन ग्लूकोनियोजेनेसिस। पाथवे को डिस्कस करने से पहले कुछ इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। द सेंट्रल रोल ऑफ ग्लूकोज इन मेटाबॉलिज्म एरोज अर्ली इन इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के अर्ली में ही ग्लूकोज का सेंट्रल रोल होता है मेटाबॉलिज्म में, ये पता चला था। एंड दिस शुगर रिमेन्स द नियरली यूनिवर्सल फ्यूल एंड बिल्डिंग ब्लॉक इन मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स। और अभी भी ग्लूकोज की अगर हम बात करें तो नियरली यूनिवर्सल फ्यूल है एंड बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का ये बिल्डिंग ब्लॉक है, दैट इज फ्रॉम माइक्रोब्स टू ह्यूमंस है। मैमल्स की अगर हम बात करें, इन मैमल्स सम टिश्यूज डिपेंड ऑलमोस्ट कंप्लीटली ऑन ग्लूकोज फॉर देयर मेटाबॉलिक एनर्जी। मैमल्स में कुछ टिश्यू कंप्लीटली ग्लूकोज पे डिपेंड होते हैं अपनी मेटाबॉलिक एनर्जी के लिए, जैसे ह्यूमन ब्रेन, नर्वस सिस्टम, एरिथ्रोसाइट्स, टेस्टिस, रीनल मेडुला एंड एम्ब्रियोनिक टिश्यू। ग्लूकोज जो होता है ब्लड से मेजर फ्यूल सोर्स की तरह काम करता है। ब्रेन की अगर हम बात करें तो ये अकेला 120 ग्राम ग्लूकोज चाहिए एवरी डे, एंड दिस अमाउंट इज बेसिकली वेरी क्रूशियल for the body system, and it is more than half of all the glucose stored as glycogen in muscle and liver. मसल एंड लीवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर है, ग्लूकोज स्टोर है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, उसका आधा से भी ज्यादा है। नाउ हाउएवर द सप्लाई ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम दीज स्टोर्स इज नॉट ऑलवेज सफिशिएंट। और ये जो सप्लाई है ग्लूकोज का ये ग्लाइकोजन से, वो सफिशिएंट नहीं होता है बिटवीन मील्स या फिर ड्यूरिंग लॉन्गर फास्ट या फिर आफ्टर विग्रस एक्सरसाइज। ग्लाइकोजन क्योंकि डिप्लीट हो जाता है। सो इस टाइम के लिए ऑर्गेनिजम्स में एक ऐसा मेथड चाहिए सिंथेसाइज करने के लिए जो कि ग्लूकोज को नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से सिंथेसाइज करे। और जो नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से जब ग्लूकोज की सिंथेसिस होती है तो उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस, विच इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू शुगर, जो कि पायरूवेट या उससे रिलेटेड 3 या 4 कार्बन कंपाउंड को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। सो ग्लूकोनियोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो ये सारे मैमल्स में होते हैं, प्लांट्स में होते हैं, फंजाई में होते हैं, इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी होते हैं। एंड द रिएक्शंस आर एसेंशियली द सेम इन ऑल टिश्यूज एंड ऑल स्पेसीज। और ये जो रिएक्शन होते हैं वो सारे टिश्यूज में, सारे स्पेसीज में सेम होते हैं। द इम्पॉर्टेंट प्रिकर्सर ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल्स की अगर हम बात करें तो 3 कार्बन कंपाउंड है, जैसे लैक्टेट हुआ, पायरूवेट हुआ, या फिर ग्लिसरॉल हुआ, या फिर अमाइनो एसिड्स हुआ। मैमल्स में ग्लूकोनियोजेनेसिस की बात करें तो मेनली लीवर में होते हैं, बट कुछ एक्सटेंट के लिए रीनल कॉर्टेक्स में होते हैं। एंड रीनल कॉर्टेक्स इज द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द किडनी। रीनल वर्ड यूज ही होता है किडनी के लिए। एंड किडनी की जब आप एनाटोमी देखोगे तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, आउटर पार्ट को कॉर्टेक्स और इनर पार्ट को मेडुला बोलते हैं। ग्लूकोज प्रोड्यूस्ड passes into the blood। ग्लूकोज जो प्रोड्यूस होता है लीवर या किडनी में वो कहाँ जाता है? ब्लड में जाता है, और ब्लड से अदर टिश्यूज में जाता है। लेकिन आफ्टर विग्रस एक्सरसाइज एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस होते हैं स्केलेटल मसल में, और एनएरोबिक ग्लाइकोलिसिस से क्या प्रोड्यूस होता है? लैक्टेट प्रोड्यूस होता है। और वो लैक्टेट जैसे ही बनता है वो मसल से कहाँ चला जाता है? लीवर में चला जाता है। एंड लीवर में लैक्टेट से ग्लूकोज बनता है और वो ग्लूकोज फिर से मसल्स में आते हैं थ्रू ब्लड,
और वहां पे ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट होते हैं और इस पूरी साइकिल को बोलते हैं कोरी साइकिल। क्या बोलते हैं? इस पूरी साइकिल को बोलते हैं कोरी साइकिल। एंड दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कोरी साइकिल विच इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, दैट इज मेटाबॉलिक कोऑपरेशन बिटवीन स्केलेटल मसल्स एंड लीवर। इसमें क्या होता है, ये आपका मसल है और ये आपका लीवर है। मसल्स में जब हम विग्रस एक्सरसाइज करते हैं तो ग्लाइकोजेन लैक्टेट में कन्वर्ट होता है और ये लैक्टेट ब्लड के थ्रू कहाँ जाता है? लीवर में जाता है एंड लीवर में ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है और जैसे ही ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा ये ब्लड में चला जाएगा और ब्लड के थ्रू फिर से मसल में चला जाएगा और मसल में ये ग्लूकोज जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होते हैं वो ग्लाइकोजेन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाउ ये जो ग्लाइकोजेन से लैक्टेट बनता है, यहाँ एटीपी प्रोड्यूस होता है, लेकिन लैक्टेट से ग्लूकोज बनता है तो यहाँ एटीपी खर्च होता है, मतलब ये एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है एंड दिस एक्सप्लेन्स द कोरी साइकिल। लेकिन अगर प्लांट सीडलिंग की बात करें तो प्लांट सीडलिंग में क्या स्टोर रहते हैं? फैट और प्रोटीन स्टोर होते हैं और यही फैट एंड प्रोटीन आपके कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज में, जिसमें बहुत सारे पाथवे होते हैं और उसमें ग्लूकोनियोजेनेसिस भी होता है। एक और इम्पॉर्टेंट पाथवे होता है प्लांट में जिसको हम ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल बोलते हैं एंड ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल में फैट का कन्वर्सन होता है ग्लूकोज में, बेसिकली कार्बोहाइड्रेट में, जो कि मैमल्स में नहीं होता है। ना टू ए डाइसैकेराइड सुक्रोज में भी कन्वर्ट होता है और ये सुक्रोज ट्रांसपोर्ट होता है थ्रू आउट द डेवलपिंग प्लांट। और आपको पता होना चाहिए कि प्लांट में दो तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एक तो आपका स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट होता है और दूसरा आपको ट्रांसपोर्टेबल कार्बोहाइड्रेट होता है। जो आपके स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है वो आपका स्टार्च है प्लांट में, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेबल कार्बोहाइड्रेट है वो सुक्रोज है और सुक्रोज इज ए डाइसैकेराइड, लेकिन स्टार्च की अगर हम बात करें तो वो पॉलीसैकेराइड होता है। ग्लूकोज एंड इट्स डेरिवेटिव्स की बात करें तो ये प्रिकर्सर है फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट सेल वॉल, न्यूक्लियोटाइड्स, कोएंजाइम्स एंड ए वैरायटी ऑफ अदर इसेंशियल मेटाबोलाइट्स है। In many microorganisms, gluconeogenesis starts from simple organic compounds of 2 or 3 carbons, जैसे acetate, lactate, propionate, and in their growth medium. Although the reactions of gluconeogenesis की बात करें तो सेम होते हैं सारे ऑर्गेनिजम्स में। ग्लूकोनियोजेनेसिस का जो रिएक्शन है वो सारे ऑर्गेनिज्म में सेम होते हैं, चाहे वो माइक्रोब्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे फंजाई हो, चाहे वो एनिमल्स हो। मेटाबॉलिक कॉन्टेक्स्ट एंड द रेगुलेशन पाथवे क्या होता है? डिफर करता है स्पेसिस टू स्पेसिस, इवन टिश्यू टू टिश्यू भी डिफर करता है। सो इस सेक्शन में हम क्या पढ़ेंगे? ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ेंगे एज इट अकर्स इन द मैमेलियन लिवर। मैमेलियन लिवर में जैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है उसको हम डिस्कस करेंगे। Now, and this is the carbohydrate synthesis from simple precursor. ये वाला पार्ट आपका एनिमल का है और ये वाला पार्ट आपका प्लांट का है एंड दिस पार्ट इज कॉमन टू बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो प्लांट में सबसे पहले आपका एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं एंड फोटोसिंथेसिस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है और वो 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनाते हैं एंड फाइनली ये 3-फॉस्फोग्लिसरेट ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। लेकिन एनिमल्स की अगर हम बात करें तो एनिमल्स में लैक्टेट से पायरूवेट बनता है एंड ये पायरूवेट सिट्रिक एसिड साइकिल में इंटर करता है। लैक्टेट से पायरूवेट कहाँ बनेगा? लैक्टेट से पायरूवेट पहले बनेगा और ये पायरूवेट कहाँ इंटर करेगा? सिट्रिक एसिड साइकिल में। कुछ ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स होते हैं वो डायरेक्टली इंटर करते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल में और ये फॉस्फोइनॉल पायरूवेट बनाएंगे। नाउ अगर फैट्स की बात करें तो फैट का जब ऑक्सीडेशन होता है तो ग्लिसरॉल अलग होता है। फैट में बेसिकली क्या होते हैं? ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल एंड ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल में ग्लिसरॉल होता है और तीनों कार्बन से फैटी एसिड अटैच होते हैं। जब फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है तो दो कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम के फॉर्म में निकलते हैं और ग्लिसरॉल अलग होता है। ग्लिसरॉल डायरेक्टली ग्लिसरॉल 6-फॉस्फेट बनाता है थ्रू ग्लूकोनियोजेनेसिस। अब ये जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट बना है ये ग्लूकोज 6-फॉस्फेट
एनिमल के केस में ब्लड ग्लूकोज में जाएगा, ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होगा अगर एक्स्ट्रा ग्लूकोज है तो। लेकिन अगर प्लांट है तो प्लांट में जो कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है, जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होगा वो स्टार्च के फॉर्म में, और जो ट्रांसपोर्टेबल है वो किस फॉर्म में, सुक्रोज के फॉर्म में। एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की बात करें तो ग्लाइकोप्रोटीन्स भी बनाते हैं, डाइसैकेराइड्स भी बनाते हैं एंड अदर मोनोसैकेराइड्स भी बनाते हैं। सो दिस इज बेसिकली कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस फ्रॉम सिंपल प्रीकर्सर। Gluconeogenesis and glycolysis are not identical pathway running in opposite direction. ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज से क्या बनता है, पायरूवेट बनता है एंड एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज से 2 मॉलिक्यूल पायरूवेट बनता है। ये टोटल 10 स्टेप में होते हैं। एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस पायरूवेट से आपका ग्लूकोज बनेगा, बट ये रिएक्शन एग्जैक्टली अपोजिट नहीं होता है, ऑल्दो दे डू शेयर सेवरल स्टेप्स। 7 of the 10 enzymatic reactions of gluconeogenesis are reverse of glycolytic reactions. ग्लूकोनियोजेनेसिस का 7 रिएक्शन जो होता है वो एग्जैक्टली रिवर्स होता है फ्रॉम द ग्लाइकोलिसिस। However, 3 reactions of glycolysis are essentially irreversible in vivo. However, 3 reactions of glycolysis are essentially irreversible in vivo and cannot be used in gluconeogenesis. So, जो glycolysis का 3 रिएक्शन है वो आपका इरिवर्सिबल होता है इन वाइवो, और वो ग्लूकोनियोजेनेसिस में जस्ट रिवर्सल नहीं होता है। सो वो 3 रिएक्शन कौन सा है, पहला रिएक्शन जो है फर्स्ट रिएक्शन है दैट इज ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का बनना, और इस रिएक्शन को कौन सा एंजाइम कैटालाइज करता है, हेक्सोकाइनेज। सेकेंड रिएक्शन कौन है जो बाईपास रिएक्शन में आते हैं, for that is the phosphorylation of fructose 6 phosphate to fructose 1,6 bisphosphate। means preparatory phase का दोनों रिएक्शन जिसमें ATP यूज होता है वो दोनों के दोनों irreversible रिएक्शन होते हैं ग्लाइकोलिसिस में इन वाइवो कंडीशन, और इसीलिए ग्लूकोनियोजेनेसिस में वो जस्ट रिवर्सल नहीं होता है, वो अदर पाथवे के थ्रू इंटर करता है। सो सेकेंड रिएक्शन क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बनाना, और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है उसको बोलते हैं फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 दैट इज PFK1। और जो थर्ड बाईपास रिएक्शन है दैट इज द लास्ट रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस विच इज कन्वर्सन ऑफ फॉस्फोइनॉल पायरूवेट से पायरूवेट, जहां पे ATP का फॉर्मेशन होता है, और इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है उसको हम पायरूवेट काइनेज कहते हैं। इन सेल्स की अगर हम बात करें, these 3 reactions are characterized by large negative free energy change। क्योंकि ये रिएक्शन की स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज होती है वो काफी ज्यादा निगेटिव होती है, इसीलिए ये रिएक्शन इरिवर्सिबल होते हैं। वेयर एज अदर ग्लाइकोलिटिक रिएक्शंस की बात करें तो वहां डेल्टा जी जो होता है वो नियर बाई 0 होता है। सो इन ग्लूकोनियोजेनेसिस 3 irreversible steps are bypassed by a separate set of enzymes। सो ये 3 रिएक्शन जो होते हैं वो बाईपास होते हैं 3 सेट्स ऑफ एंजाइम्स। कैटालाइजिंग रिएक्शंस are sufficiently exergonic to be effectively irreversible in the direction of glucose synthesis। Thus, both glycolysis and gluconeogenesis are irreversible processes in cells। इसका मतलब क्या हुआ कि ग्लाइकोलिसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस दोनों प्रोसेसेस जो सेल्स में होते हैं वो रिवर्सिबल नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, वो इरिवर्सिबल होते हैं। नाउ एनिमल्स की अगर हम बात करें तो बोथ पाथवेज अकर लार्जली इन द साइटोसोल, और इसका साइंटिफिक लॉजिक है, चाहे ग्लूकोनियोजेनेसिस हो या ग्लाइकोलिसिस हो, ये दोनों के दोनों पाथवे का लोकेशन कहाँ है, साइटोसोल में है। शो दैट कि सेल में रेसिप्रोकल कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन हो सके। नाउ सेपरेट रेगुलेशन ऑफ दिस पाथवेज इज ब्रॉट अबाउट थ्रू कंट्रोल्स एक्सर्टेड ऑन एंजाइमेटिक स्टेप यूनिक टू ईच। इसके अलावा सेपरेट कंट्रोल सिस्टम है जो कि ईच स्टेप का रेगुलेशन है फॉर ईच एंजाइम्स है। सो इस ग्लूकोनियोजेनेसिस में हम 3 इंपॉर्टेंट पाथवे पढ़ेंगे, बाकी जो 7 पाथवे जो एग्जैक्टली रिवर्सल है वो आपने ग्लाइकोलिसिस में समझा है, और अगर आपका ग्लाइकोलिसिस चैप्टर कंप्लीट नहीं है तो आप उसे प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं जहां पे डिटेल स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन किया गया है।
सो ग्लूकोनियोजेनेसिस की बात करें तो टोटल 3 बाईपास रिएक्शन है. दिस इज द फर्स्ट बाईपास रिएक्शन, दिस इज द सेकंड बाईपास रिएक्शन एंड दिस इज द थर्ड बाईपास रिएक्शन. फर्स्ट बाईपास रिएक्शन कहां से कहां है? ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट. ग्लाइकोलिसिस में ये हेक्सोकाइनेज के द्वारा कैटालाइज होता है. सेकंड बाईपास रिएक्शन है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट और ये PFK1 के द्वारा कैटालाइज होता है. नाउ जो थर्ड बाईपास रिएक्शन है वो है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट, जो कि पायरुवेट काइनेज के थ्रू रेगुलेट होता है या कैटालाइज होता है. मीन्स आपका ये हेक्सोकाइनेज, PFK1 एंड पायरुवेट काइनेज, ये 3 स्टेप आपके ग्लूकोनियोजेनेसिस में डिफरेंट होते हैं और उसको हम बाईपास रिएक्शन के नाम से जानते हैं. सो सबसे पहले आते हैं फर्स्ट बाईपास रिएक्शन. सो कन्वर्सन ऑफ पायरुवेट टू फॉस्फोइनॉल पायरुवेट रिक्वायर्स 2 एक्सर्गोनिक रिएक्शंस. पायरुवेट से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कैसे बनेगा? पायरुवेट से अगर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट की बात करें तो ग्लाइकोलिसिस में फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट काइनेज के थ्रू बनता है. लेकिन ग्लूकोनियोजेनेसिस में ये 2 स्टेप रिएक्शन होते हैं जब हम पायरुवेट से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट की तरफ जाते हैं. सो फर्स्ट ऑफ द 3 बाईपास रिएक्शन इन ग्लूकोनियोजेनेसिस इज द कन्वर्सन ऑफ पायरुवेट टू फॉस्फोइनॉल पायरुवेट. और ये रिएक्शन रिवर्सल ऑफ पायरुवेट काइनेज नहीं होता है, जो कि लार्ज स्टैंडर्ड नेगेटिव फ्री एनर्जी है, इरिवर्सिबल है अंडर कंडीशंस प्रिवेलिंग इन इंटैक्ट सेल्स है. Instead, phosphorylation of pyruvate की अगर हम बात करें तो it is achieved by roundabout sequence of reactions that in eukaryotes require enzymes in both cytosol and mitochondria. As we see, the pathway described in detail here is one of the 2 routes from pyruvate to phosphoenol pyruvate. पायरुवेट से फॉस्फोइनॉल पायरुवेट जाने के लिए 2 रूट है एंड इट इज द प्रीडोमिनेंट पाथ व्हेन पायरुवेट और अलानिन इज द ग्लूकोजेनिक प्रिकर्सर. मीन्स पायरुवेट से हो या एलानिन हो, वहां से अगर आपको जाना है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट तक तो ये मेजर पाथवे है. दूसरा पाथवे भी होता है जो कि हम इसी में पढ़ेंगे, जो कि लैक्टेट एज ए ग्लूकोजेनिक प्रिकर्सर काम करता है. तो पहला पाथवे कब आप यूज करोगे? जब पायरुवेट या अलानिन एज ए ग्लूकोजेनिक प्रिकर्सर है. सेकेंड पाथवे कब करोगे? जब लैक्टेट एज ए ग्लूकोजेनिक प्रिकर्सर है. तो सबसे पहले हम फर्स्ट पाथवे की डिस्कशन करते हैं जब पायरुवेट एज ए ग्लूकोजेनिक प्रिकर्सर है. सो इसमें क्या होता है? पायरुवेट सबसे पहले कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा? साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में. पायरुवेट कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा? साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में, या फिर जनरेटेड होगा फ्रॉम अलानिन विद इन माइटोकॉन्ड्रिया बाय ट्रांसएमिनेशन. पायरुवेट आपका कहाँ बनता है? पायरुवेट बनता है, पायरुवेट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ट्रांसपोर्ट कहाँ होगा? साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में. नाउ या फिर अलानिन से अगर जनरेट होता है तो वहां ट्रांसएमिनेशन से माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जिसमें अल्फा अमाइनो ग्रुप रिमूव होता है अलानिन से एंड ऐड टू एंड कीटो कार्बो अल्फा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड, और इस रिएक्शन को ट्रांसएमिनेशन रिएक्शन कहते हैं. देन अब ये जो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज है ये माइटोकॉन्ड्रियल इंजाइम है, और ये माइटोकॉन्ड्रियल इंजाइम को फैक्टर चाहिए, को इंजाइम चाहिए जिसको हम बायोटीन बोलते हैं. बायोटीन बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करता है, और ये पायरुवेट कार्बोक्सिलेज पायरुवेट को ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट करता है. और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होता है डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में नहीं होता, ये बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में होता है. और इस रिएक्शन के लिए एनर्जी चाहिए और एक मॉलिक्यूल पायरुवेट के लिए 1 ATP चाहिए. सो अभी आपका क्या बना? पायरुवेट से ऑक्सैलो एसीटेट बना है. अभी भी आपका फॉस्फोइनॉल पायरुवेट नहीं बना. बायोटीन क्या करता है? एक्टिवेटेड बायोकार्बोनेट को ट्रांसफर करता है. द रिएक्शन मैकेनिज्म हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में. पायरुवेट कार्बोक्सिलेज की अगर हम बात करें तो इट इज द फर्स्ट रेगुलेटरी एंजाइम इन ग्लूकोनियोजेनिक पाथवे. पायरुवेट कार्बोक्सिलेज ग्लूकोनियोजेनिक पाथवे का फर्स्ट रेगुलेटरी एंजाइम है एंड इट रिक्वायर्स एसिटाइल कोएंजाइम एज ए पॉजिटिव इफेक्टर. पायरुवेट कार्बोक्सिलेज का पॉजिटिव कोइफैक्टर कौन है? एसिटाइल कोएंजाइम ए. एंड एसिटाइल कोएंजाइम ए कहाँ से बनता है? जब फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है, एंड इट इज एक्युमुलेशन सिग्नल ऑफ द अवेबिलिटी ऑफ फैटी एसिड्स एज ए फ्यूल. मीन्स जब सेल में एसिटाइल कोएंजाइम ए का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो ये पता चलता है कि फ्यूल या फैटी एसिड एज ए फ्यूल सेल में ज्यादा है. नाउ पायरुवेट कार्बोक्सिलेज रिएक्शन की बात करें,
तो इट रिप्लेनिश इंटरमीडिएट्स इन अनदर सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे दैट इज सिट्रिक एसिड साइकिल। माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन हैज नो ट्रांसपोर्टर फॉर ऑक्सैलोएसिटेट। पायरुवेट साइटोसोल से कहाँ आ गया, माइटोकॉन्ड्रिया में आ गया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बन गया, ऑक्सैलोएसिटेट बन गया। बट अब ऑक्सैलोएसिटेट को कहाँ जाना है, साइटोसोल में जाना है। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में कोई भी ट्रांसपोर्टर नहीं होता है ऑक्सैलोएसिटेट के लिए, जबकि पायरुवेट के लिए ट्रांसपोर्टर होता है। सो यहाँ से इसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा बिफोर एक्सपोर्ट टू द साइटोसोल। द ऑक्सैलोएसिटेट जो बनता है पायरुवेट से वो सबसे पहले मैलेट में कन्वर्ट होगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन में मैलेट ट्रांसपोर्टर होता है। ऑक्सैलोएसिटेट से मैलेट में जब कन्वर्शन होता है तो इस रिएक्शन को जो एंजाइम कैटालाइज करता है उसको मैलेट डिहाइड्रोजनेस बोलते हैं। और ऑक्सैलोएसिटेट का क्या हो रहा, रिडक्शन हो रहा, तो किसी न किसी का ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन किसका होगा, NADH का होगा। NADH NAD+ में कन्वर्ट करेगा और मैलेट का एल फॉर्म ऑफ मैलेट बनेंगे। सो अभी आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बन गया, मैलेट बन गया। पायरुवेट साइटोसोल में था, साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रिया में आया। माइटोकॉन्ड्रिया में जो पायरुवेट आया वो ऑक्सैलोएसिटेट में कन्वर्ट कर गया बाय द एंजाइम पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। अब जो मैलेट है, मैलेट के लिए इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टर नहीं है, तो उसको बाहर जाने के लिए मैलेट ऑक्सैलोएसिटेट से मैलेट में कन्वर्सन होता है, क्योंकि मैलेट का इनर मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टर है। तो मैलेट में पहले बना और मैलेट बनने के लिए एक NADH की रिक्वायरमेंट होती है। नाउ इस रिएक्शन की जो स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज है इट इज क्वाइट हाई, बट अंडर फिजियोलॉजिकल कंडीशन इंक्लूडिंग ए वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सैलोएसिटेट डेल्टा जी जो होता है अप्रोक्सीमेटली 0 होता है और ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। सो माइटोकॉन्ड्रियल मैलेट डिहाइड्रोजनेस की अगर हम बात करें तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस में भी काम करता है और ये सिट्रिक एसिड साइकिल में भी काम करता है। बट ओवरऑल फ्लो ऑफ मेटाबॉलिट्स in the two process is in opposite direction। मैलेट की अगर हम बात करें तो ये माइटोकॉन्ड्रिया से बाहर निकलता है थ्रू मैलेट ट्रांसपोर्टर, और अब मैलेट कहाँ आ गया, साइटोसोल में आ गया। तो साइटोसोल में आने के बाद फिर ये ऑक्सैलोएसिटेट में कन्वर्ट होता है, क्योंकि मैलेट डिहाइड्रोजनेज का साइटोसोलिक आइसोफॉर्म भी होता है। तो मैलेट कहाँ किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट हो गया, ऑक्सैलोएसिटेट में, और इसके लिए आपको एक NAD+ की रिक्वायरमेंट होती है और NADH में कन्वर्सन होता है। सो ओवरऑल NADH जितना लगा था उतना बन गया। सो नेट कोई कंजम्पशन नहीं हुआ NADH का। अब ये जो ऑक्सैलोएसिटेट है ये कन्वर्ट होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट में बाय फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सीकाइनेज, और इस रिएक्शन के लिए एक मेटल आयन की रिक्वायरमेंट होती है फॉर देयर एक्टिविटी, उसको बोलते हैं मैग्नीशियम आयन, और यहाँ पे GTP की रिक्वायरमेंट होती है एज ए फॉस्फोराइल ग्रुप डोनर। सो ऑक्सैलोएसिटेट से क्या बनता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट एंड एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, एंड दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल अंडर इंट्रासेलुलर कंडीशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ वन हाई एनर्जी फॉस्फेट कंपाउंड इज बैलेंस्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ अनदर GTP। सो ओवरऑल इक्वेशन की अगर हम बात करें तो पायरुवेट एक ATP लगता है, एक GTP लगता है, एक बाइकार्बोनेट है, तो ये क्या बनेगा, फॉस्फोइनोल पायरुवेट, ADP GDP और एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। सो टू हाई एनर्जी फॉस्फेट इकोवैलेंट एक ATP और एक GTP यूज होता है, एक ATP और एक GTP यूज होता है। क्या होता है, एक ATP और एक GTP यूज होता है, each yielding 50 kilojoule per mole under cellular condition and must be exposed to phosphorylate one molecule of pyruvate to phosphoenol pyruvate। लेकिन अगर हम phosphonol pyruvate से pyruvate की कन्वर्सन की बात करें ग्लाइकोलिसिस में तो वहां एक ही ATP जनरेट होता है फ्रॉम ADP। Although the standard free energy change of the two-step path from pyruvate to phosphoenol pyruvate is 0.9 kilojoule per mole, जो actual free energy change है वो calculated from the measured cellular concentration of intermediates is very strongly negative, जो कि -25 kilojoule per mole है, and this results from the ready consumption of phosphoenol pyruvate in other reaction such that its concentration remains relatively low, और ये reaction effectively irreversible होता है सेल में।
नाउ कार्बन डाइऑक्साइड जो ऐड हुआ है पायरुवेट में, इन पायरुवेट कार्बोक्सिलेज स्टेप ये सेम कार्बन मॉलिक्यूल है जो कि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिकाइनेज रिएक्शन में रिलीज हुआ है। सो यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन डीकार्बोक्सिलेशन सीक्वेंस होता है which is a way of activating pyruvate in that the decarboxylation of oxaloacetate facilitate करता है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट फॉर्मेशन को। सो सिमिलर कार्बोक्सिलेशन डीकार्बोक्सिलेशन सीक्वेंस जो होते हैं वो एसिटाइल कोएंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए यूज होते हैं ड्यूरिंग फैटी एसिड बायोसिंथेसिस एंड देयर इज अ लॉजिक टू द रूट ऑफ दिस रिएक्शन थ्रू माइटोकॉन्ड्रिया। NADH NAD प्लस का रेशियो क्या होता है साइटोसोल में 8 × 10⁻⁻4 जो कि 10⁵ टाइम्स लोअर है माइटोकॉन्ड्रिया में। लेकिन साइटोसोलिक NADH इज कंज्यूम्ड इन ग्लूकोनियोजेनेसिस in the conversion of phosphoglycerate to glyceraldehyde 3-phosphate. Glucose biosynthesis cannot proceed unless NADH is available. जब तक NADH नहीं होगा ग्लूकोज बायोसिंथेसिस नहीं होगा, क्योंकि जितने भी बायोसिंथेटिक रिएक्शंस होते हैं सारे रिडक्टिव इन्वायरमेंट में होते हैं। Transport of malate from mitochondria to cytosol and its reconversion, there is oxaloacetate effectively moves during reducing equivalence to the cytosol जहाँ पे उनकी scarcity है, and this path from pyruvate to phosphoenol pyruvate therefore provides an important balance between NADH produced and consumed in the cytosol during gluconeogenesis. Now एक second pyruvate से phosphoenol pyruvate bypass predominates कब करता है, जब lactate होता है as a glucogenic precursor, and this pathway makes the use of lactate produced by glycolysis in erythrocytes and or anaerobic muscles and is particularly important in large vertebrates of vigorous exercises. And this conversion की बात करें lactate से pyruvate में, तो ये कहाँ होता है साइटोसोल ऑफ हिपैटोसाइट्स में। हिपैटोसाइट्स क्या है, लीवर के सेल्स हैं। सो लैक्टेट जब बनता है मसल सेल्स में तो ब्लड के थ्रू कहाँ जाता है, लीवर में जाता है, और लीवर में वो आपके लैक्टेट से ग्लूकोज में कन्वर्सन होते हैं एट द एक्सपेंस ऑफ जहाँ पे NADH बनाता है एंड एक्सपोर्ट ऑफ रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट from mitochondria is therefore unnecessary. After the pyruvate produced by lactate dehydrogenase reaction is transported into mitochondria, it is converted to oxaloacetate by pyruvate carboxylase as described above. And ये जो oxaloacetate है, it is converted directly to phosphoenol pyruvate to mitochondrial lysozyme of phosphoenol pyruvate carboxykinase. And phosphoenol pyruvate की अगर बात करें तो ये transport होता है mitochondria से to continue on the gluconeogenic pathway. So mitochondrial and cytosolic isozyme है phosphoenol pyruvate carboxykinase. It is encoded by separate genes in nuclear chromosome, providing another example of two distinct catalyzing same reactions but having different cellular locations or metabolic roles, और इसको बोलते हैं isozymes. So this is the pathway from pyruvate to phosphoenol pyruvate. So ये आपका साइटोसोल में क्या है, पायरुवेट है। साइटोसोल से कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में बाई पायरुवेट ट्रांसपोर्टर। माइटोकॉन्ड्रिया में एक कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड करेगा, ये एंजाइम कौन सा रहेगा, पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, और ये क्या बनाएगा, ऑक्सैलोएसिटेट। अब ये जो ऑक्सैलोएसिटेट है, ये ऑक्सैलोएसिटेट का इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्टर नहीं है, तो अब ये बाहर कैसे जाएगा, तो सबसे पहले ये अपने आप को मैलेट में कन्वर्ट करता है बाय द एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। और मैलेट डिहाइड्रोजिनेज के दो आइसोफॉर्म्स होते हैं, एक माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा साइटोसोल। सो जैसे ही मैलेट बनेगा, ये मैलेट ट्रांसपोर्टर के थ्रू साइटोसोल में जाएगा, और ये साइटोसोल में मैलेट ऑक्सैलोएसिटेट में कन्वर्ट होगा, जहाँ पे साइटोसोलिक मैलेट डिहाइड्रोजिनेज होते हैं, एंड ये ऑक्सैलोएसिटेट फॉस्फोइनॉल पायरुवेट में कन्वर्ट होगा बाय द फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिकाइनेज। सो इस रिएक्शन में जितना NADH लगा, उस रिएक्शन में इतना NADH निकल गया। सो देयर इज नो नेट गेन या नेट गेन या नेट यील्ड ऑफ NADH। नाउ लैक्टेट अगर है तो लैक्टेट क्या करेगा, लैक्टेट सबसे पहले पायरुवेट में कन्वर्ट होगा बाय द एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, और इस रिएक्शन में NADH का यूज होता है। लैक्टेट से जब पायरुवेट बनता है, सॉरी NADH से लैक्टेट से जब पायरुवेट बनता है तो NADH रिलीज होता है। जब फर्मेंटेशन हम पढ़ रहे थे, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, तो वहां पे पायरुवेट से जब लैक्टेट बन रहा था तो वहां पे NADH यूज हो रहा था, और
NAD+ बन रहा था, लेकिन यहाँ पे लैक्टेट से पायरूवेट बन रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, और यहाँ पे NADH का फॉर्मेशन हो रहा है। नाउ अब ये जो पायरूवेट है, ये पायरूवेट कहाँ जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा फॉर द कन्वर्सन ऑफ ऑक्सैलोएसीटेट। अब ये पायरूवेट से ऑक्सैलोएसीटेट बनेगा, पायरूवेट कार्बोक्सिलेज। नाउ ये ऑक्सैलोएसीटेट से फॉस्फोइनॉल पायरूवेट बनेगा, एंड यहाँ पे जो फॉस्फोइनॉल पायरूवेट है दैट इज माइटोकॉन्ड्रियल फॉस्फोइनॉल पायरूवेट कार्बोक्सीकाइनेज, एंड यहाँ पे CO2 रिलीज होता है। अब ये फॉस्फोइनॉल पायरूवेट साइटोसोल में आएगा, एंड साइटोसोल में वो आपके ग्लूकोनियोजेनिक पाथवे में इंटर करेंगे, एंड दिस इज द सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोइनॉल पायरूवेट फ्रॉम पायरूवेट। फॉस्फोइनॉल पायरूवेट कैसे बनता है, ये आपका बाइकार्बोनेट आयन है और ये पायरूवेट है। जब पायरूवेट कार्बोक्सिलेज रिएक्शन होता है तो एक ATP यूज होता है और ये बायोटिनेजेक कोफैक्टर काम करता है, और ये क्या बनाता है, ऑक्सैलोएसीटेट बनाता है। सो ये जो ऑक्सैलोएसीटेट है, ऑक्सैलोएसीटेट में ये कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हुआ है, क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है, तो ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे लोन पेयर माइनस इलेक्ट्रॉन है, तो ये जब ये इधर शिफ्ट होगा तो ये कार्बन में 5 बॉन्ड होंगे, कार्बन में 5 बॉन्ड अनस्टेबल होता है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा और ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा बाय द रिएक्शन फॉस्फोइनॉल पायरूवेट कार्बोक्सीकाइनेज, और ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, फॉस्फोइनॉल पायरूवेट, क्योंकि इस ऑक्सीजन का जो ये पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन इस फास्फोरस पे अटैक करेगा। कैसे करेगा, क्योंकि यहाँ पे फास्फोरस और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा। जब इस पे अटैक करेगा तो ये बेसिकली कार्बन आपके फॉस्फेट से अटैच हो जाता है, और इस रिएक्शन में GTP यूज होता है। सो पायरूवेट से ऑक्सैलोएसीटेट कन्वर्सन में एक ATP यूज होता है, और ऑक्सैलोएसीटेट से फॉस्फोइनॉल पायरूवेट बनाने में एक GTP यूज होता है। नाउ दिस इज द रोल ऑफ बायोटिन इन पायरूवेट कार्बोक्सिलेज रिएक्शन। बायोटिन बेसिकली क्या करता है, बायोटिन एज ए कोफैक्टर की काम करता है, एंड बायोटिनाइलेटेड एंजाइम में क्या होते हैं, लाइसिन रेजिड्यू होते हैं, एंड लाइसिन में एप्सिलम अमाइनो ग्रुप होते हैं, और वही एप्सिलम अमाइनो ग्रुप का जो ये नाइट्रोजन है वो इस बाइकार्बोनेट आयन पे अटैक करता है, बाइकार्बोनेट आयन के कार्बन पे, और ये आपका ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो इस फॉस्फोरस पे अटैक करता है। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा कार्बोक्सी बायोटिनाइल एंजाइम। बेसिकली आपका जो ये ATP का काम है, इस बाइकार्बोनेट के कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे ऐड करना होता है। इसको क्या बोलते हैं, कार्बोक्सी बायोटिनाइल एंजाइम, और इस रिएक्शन में आपका क्या होता है, एक ATP खर्च होता है। नाउ कार्बोक्सी बायोटिनाइल एंजाइम की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। ये आपका क्या है, ये आपका है पायरूवेट, एंड पायरूवेट कीटोइनॉल फॉर्म में होते हैं, एंड ये पायरूवेट पे का जो ये CH2 है ये इस पे अटैक करेगा और ये ऑक्सैलोएसीटेट का फॉर्मेशन करेगा, और जैसे ही ऑक्सैलोएसीटेट बनेगा ये बायोटिनाइल एंजाइम रिमूव हो जाएगा। सो बेसिकली कार्बोक्सिलेशन जो होता है टू एक्टिवेट द पायरूवेट मॉलिक्यूल्स। नाउ सेकेंड बाईपास रिएक्शन की बात करें तो इट इज कन्वर्शन ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। ये बहुत ही आसान है। मेनली फर्स्ट बाईपास रिएक्शन जो थे वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल थे। सेकेंड बाईपास रिएक्शन की बात करें, इट इज दैट कैन नॉट पार्टिसिपेट इन ग्लूकोनियोजेनेसिस इज द फॉस्फोराइलेशन ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बाई PFK1। क्यों? क्योंकि ये रिएक्शंस हाईली एक्सर्गोनिक होते हैं, इसीलिए ये इरिवर्सिबल होते हैं इंटैक्ट सेल में। एंड जनरेशन ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रॉम फ्रुक्टोज 1,6 bis phosphate is catalyzed by different enzyme which is magnesium ion dependent fructose 1,6 bis phosphatases, जिसको FBPS1 बोलते हैं, और यही प्रमोट करता है इरिवर्सिबल हाइड्रोलिसिस ऑफ 7 phosphate not phosphoryl group ट्रांसफर टू ADP। बेसिकली ये फ्रुक्टोज 1,6 bis phosphate से क्या बनाता है, फ्रुक्टोज 6 phosphate। नाउ द थर्ड बाईपास रिएक्शन इज कन्वर्शन ऑफ ग्लूकोज 6 phosphate से ग्लूकोज में। अब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हेक्सोकाइनेज करता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से ग्लूकोज करना है तो मुझे फॉस्फेट हटाना है तो फॉस्फेटेज होगा। किसमें से हटाना है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से हटाना, तो एंजाइम क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। सो थर्ड बाईपास इज द फाइनल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, डीफॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू yield glucose, and the reversal of hexokinase reaction would require phosphoryl group transfer from glucose 6 phosphate to ADP, forming ATP and energetically
वेरी अनफेवरेबल रिएक्शन, और ये रिएक्शन ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज के द्वारा कैटालाइज होता है, एंड ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज डज नॉट रिक्वायर एटीपी एंड इट इज अ सिंपल हाइड्रोलिसिस ऑफ फॉस्फेट एस्टर। लेकिन जब ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनते हैं तो वहां एटीपी का यूटिलाइजेशन होता है। सो दिस इज मैग्नीशियम आयन एक्टिवेटेड एंजाइम इज फाउंड इन लुमिनल साइड ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफ हेपेटोसाइट्स एंड रीनल सेल्स। ये एंजाइम कहाँ होता है? ये आपका एंजाइम एंडोप्लाज्मिक लिवर और किडनी के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। मसल एंड ब्रेन टिश्यू डू नॉट कंटेन दिस एंजाइम एंड should cannot carry out gluconeogenesis. Glucose produced by gluconeogenesis in liver or kidney or ingested in the diet is delivered to brain and muscle through the blood stream. And these are the different steps of glycolysis, जिसमें जो 3 स्टेप है वो आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस में एग्जैक्टली रिवर्सल नहीं होता है। सो ग्लूकोनियोजेनेसिस की बात करें तो इट इज इनर्जेटिकली एक्सपेंसिव है लेकिन इसेंशियल है। The sum of biosynthetic reactions leading from pyruvate to free blood glucose, 2 pyruvate molecule, 4 ATP और 2 GTP, मतलब कि 6 इनर्जी कैरिंग हाई एनर्जी बॉन्ड को यूज करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। 2 पायरुवेट से 1 ग्लूकोज बनेगा और इसके लिए आपके 6 हाई एनर्जी बॉन्ड यूज होंगे, 2 NADH यूज होते हैं। For each molecule of glucose found from pyruvate, 6 high energy phosphate groups are required, 4 from ATP, 2 from GTP. इसके अलावा 2 molecules NADH का भी रिक्वायरमेंट होता है for the reduction of 2 molecules of 1,3-bisphosphoglycerate, and it is not the simply reverse of the equation for the conversion of glucose to pyruvate by glycolysis, which requires only 2 molecules of ATP. ग्लूकोज से जब फॉस्फेनॉल पायरुवेट बनाते हैं तो सिर्फ 2 ही ATP की रिक्वायरमेंट होती है और 2 NADH बनता, 2 ATP बनता है और 2 NADH बनता है। लेकिन जब हम 2 पायरुवेट से 1 ग्लूकोज बनाते हैं तो टोटल 6 हाई एनर्जी बॉन्ड लगता है और 2 NADH यूज होता है। तो इन कंक्लूजन 4 हाई एनर्जी बॉन्ड ज्यादा लगता है जब हम ग्लूकोनियोजेनेसिस करते हैं। तो सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम पायरुवेट इज रिलेटिवली एक्सपेंसिव प्रोसेस एंड मच ऑफ दिस हाई एनर्जी कॉस्ट इज नेसेसरी टू इंश्योर द irreversibility of gluconeogenesis. So under intracellular condition, overall free energy change of glycolysis is at least minus 63 kilojoule per mole. Under same condition, the overall delta G of gluconeogenesis जो होता है वो minus 16 किलोजूल पर मोल होता है। Thus both glycolysis and gluconeogenesis are essentially irreversible process in cell. नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल इंटरमीडिएट्स एंड बहुत सारे अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो ग्लूकोजेनिक होते हैं। सो बायोसिंथेटिक पाथवे टू ग्लूकोज डिस्क्राइब जो है इट इज द नेट सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज नॉट ओनली फ्रॉम पायरुवेट बट आल्सो फ्रॉम 4, 5, 6 कार्बन इंटरमीडिएट्स ऑफ द सिट्रिक एसिड साइकिल, जैसे सिट्रेट या हुआ, आइसोसिट्रेट हुआ, अल्फा कीटोग्लूट्रेट हुआ, सक्सिनाइल कोएंजाइम हुआ, सक्सिनेट हुआ, फ्यूमरेट हुआ, मैलेट हुआ, ये सारे के सारे सिट्रिक एसिड साइकिल के इंटरमीडिएट हैं और इनका ऑक्सीडेशन होता है तो ये बनाते हैं क्या है, ऑक्सैलोएसीटेट। Some or all of the carbon atoms of most amino acids derived from proteins are ultimately catabolized to pyruvate or to intermediates of the citric acid cycle. Such amino acids can therefore undergo net conversion of glucose and are said to be glucogenic. जो अमाइनो एसिड ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं उसको ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड बोलते हैं, जिसमें अलानिन और ग्लूटामिन की बात करें तो ये प्रिंसिपल मॉलिक्यूल्स हैं जो ट्रांसपोर्ट करता है अमाइनो ग्रुप फ्रॉम एक्स्ट्रा हेपेटिक टिश्यू टू द लिवर, आर पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स इन मैमल्स। अलानिन एंड ग्लूटानिन क्या है, इंपॉर्टेंट ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड्स इन मैमल। सो आफ्टर रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप्स इन लिवर माइटोकॉन्ड्रिया, जो कार्बन स्केलेटल होता है वो पायरुवेट या अल्फा कीटोग्लूट्रेट के फॉर्म में होता है, वो ग्लूकोनियोजेनेसिस में फनल हो जाते हैं। नाउ इन कॉन्ट्रास्ट नेट कन्वर्सन ऑफ फैटी एसिड्स की बात करें तो जो नेट कन्वर्सन ऑफ फैटी एसिड्स टू ग्लूकोज इन मैमल्स की अगर हम बात करें तो कैटाबोलिज्म ऑफ मोस्ट फैटी एसिड्स क्या देता है, एसिटाइल कोएंजाइम ए, और मैमल्स में एसिटाइल कोएंजाइम ए
प्रिकर्सर ऑफ ग्लूकोज को नहीं कन्वर्ट करता है। क्यों? क्योंकि पायरुवेट डिहाइड्रोजनेस रिएक्शन जो होते हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं एंड सेल्स हैव नो अदर पाथवे टू कन्वर्ट एसिटाइल कोएंजाइम में। लेकिन प्लांट, यीस्ट और बैक्टीरिया की बात करें तो वहां पे एक अल्टरनेट पाथवे होता है जिसको ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल बोलते हैं, और ये ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल एसिटाइल कोएंजाइम को ऑक्सैलो एसीटेट में कन्वर्ट करते हैं। सो दीज ऑर्गेनिजम्स कैन यूज फैटी एसिड्स एज द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर ग्लूकोज, एंड दिस इज स्पेशली इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ सीडलिंग बिफोर फोटोसिंथेसिस कैन सर्व एज ए सोर्स ऑफ ग्लूकोज। सो ग्लाइकोलिसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस की रेगुलेशन की बात करें तो रेसिप्रोकल रेगुलेशन होता है। अगर ग्लाइकोलिसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस साइमल्टेनियसली हाई रेट पे अलाउ करे तो वहां पे क्या होगा, कंजम्पशन ऑफ एटीपी होगा, एंड एटीपी का कंजम्पशन होगा तो हीट प्रोड्यूस होगा। जैसे PFK1 एंड FBPS1 अपोजिट रिएक्शन कैटालाइज करता है। फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट PFK1 के थ्रू कैटालाइज होता है और इसमें ATP यूज होता है। लेकिन FBPS1 की बात करें तो फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बनता है, और इन दोनों रिएक्शन को अगर सम करें तो बेसिकली ATP का खर्च होता है और हीट का रिलीज होता है। सो अगर ये दो एंजाइमेटिक रिएक्शंस एंड ए नंबर ऑफ अदर्स इन द टू पाथवे आर रेगुलेटेड एलोस्टेरिकली एंड बाय कोवैलेंट मॉडिफिकेशन, सो ये दो रिएक्शंस होते हैं एलोस्टेरिक रेगुलेशन और कोवैलेंट मॉडिफिकेशन के थ्रू होते हैं। कोवैलेंट मॉडिफिकेशन इज फॉस्फोराइलेशन, डिफॉस्फोराइलेशन। So we take up the mechanism of this regulation in detail. For now, suffice it to say the pathways are regulated, show that when flux of glucose through glycolysis goes up and flux of pyruvate towards glucose goes down and vice versa. So these are the list of glucogenic amino acids: pyruvate, alanine, cysteine, ग्लाइसिन, सेरीन, थ्रियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन। ये जो अमाइनो एसिड हैं वो पायरुवेट के थ्रू इंटर करते हैं। अर्जिनिन, ग्लूटामेट, ग्लूटामिन, हिस्टिडीन, प्रोलीन, अल्फा कीटो ग्लूटरेट के पॉइंट पे इंटर करते हैं। आइसोल्यूसिन, मिथ्योनिन, थ्रियोनिन, वैलिन ये सक्सिनाइल कोएंजाइम के थ्रू इंटर करते हैं। फिनाइल अलानिन, टायरोसिन, फ्यूमरेट के थ्रू इंटर करते हैं। एस्परजीन एस्पार्टेट, ऑक्सैलो एसीटेट के थ्रू इंटर करते हैं। लेकिन अगर मैं बोलूं ट्रिप्टोफान, आइसोल्यूसिन, फिनाइल अलानिन एंड टायरोसिन ये कीटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक दोनों अमाइनो एसिड्स हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्लूकोनियोजेनेसिस, एंड इन आवर नेक्स्ट लेक्चर we will discuss about pentose phosphate pathway.